हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट मैथ पैडागोजी। एकदम शानदार जानदार तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मैराथन क्लास। आज की वीडियो देखने के बाद मैथ की पैडागोजी और कहीं नहीं देखने को पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, खास बात यह है कि हम मैथ का जो कंटेंट 15 नंबर आता है वो हम पढ़ा दिए हैं। जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से पढ़ाए हैं। और आज की क्लास में जो 15 नंबर पैडागोजी पूछा जाता है वो टोटल 30 नंबर मैथ में आता है। 30 कंटेंट यानी कि सवाल आता है 15 नंबर और 15 नंबर पैडागोजी। तो आज की वीडियो में हम लोग पैडागोजी खत्म करा लेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति तार्किक लॉजिकल होती है। क्योंकि देखिए, गणित में तभी तो हम तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे। तो वही है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो गणित की प्रकृति तार्किक यानी कि लॉजिकल होती है। ये दोस्तों जो पॉइंट हम लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा हुआ पॉइंट है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी टॉपिक लेकर आए हैं इस पेडागोजी की पॉइंट मुझे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गणित की संकल्पनाएं जो है वो अमूर्त होती हैं। कैसी होती हैं? अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे आधारित होती हैं। यानी कि मान लीजिए अगर हम 2+2 आप लोग से पूछ रहे हैं तो क्या आप 2+2 बराबर कितना होता है, तो आप लोग तर्क करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? अमूर्त के आधार पर करते हैं। अमूर्त चीज उसे कहते हैं जो दिखाई न दे। जो दिखाई न दे, बिना देखे हुए हम अगर किसी चीज को तर्क वितर्क करते हैं तो उसी को अमूर्त कहते हैं। तो 2+2 बराबर कितना होता है? 4 होता है। आप लोग बिना देखे हुए तो बता दिए कि 2+2 बराबर कितना होता है? 4 होता है। यानी कि अपने अपने माइंड में अब्स्ट्रैक्ट क्या हुआ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उसी को कहते हैं गणित की संकल्पनाएं कैसी होती हैं? तो अमूर्त होती हैं, यानी कि अन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे आधारित होती हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि गणित की संकल्पनाएं कैसी होती हैं? तो अमूर्त होती हैं। जितने भी पॉइंट है दोस्तों, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, फार्मूला, सिद्धांत, प्रिंसिपल आदि का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गणित की कैसी भाषा होती है? तो गणित की अपनी स्वयं भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, फार्मूला, सिद्धांत, प्रिंसिपल आदि का प्रतिपादन किया जाता है। देखिए, गणित ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि गणित ये एक निगमनात्मक पर आधारित होती है, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होती है। इसमें क्या है? निगमनात्मक किसे कहते हैं? जो नियम से उदाहरण की तरफ चले। देखिए, हर जगह उदाहरण से नियम काम करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गणित में नियम से उदाहरण की तरफ काम चलता है। निगमनात्मक मतलब नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए अगर कोई स्क्वायर आपको बता रहा है, कोई रेक्टेंगल के बारे में बता रहा है, यानी कि आयत या वर्ग के बारे में बता रहा है, तो क्या डायरेक्ट आपको उदाहरण पे लेके जाएगा? नहीं, पहले उसके फार्मूलात बताएंगे, पहले आप लोग को नियम बताया जाएगा, तभी तो उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाया जाएगा। तो गणित जो है वो निगमनात्मक पर आधारित होती है, ना कि आगमनात्मक पर। देखिए, गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में श्रेणीबद्ध यानी कि इन सीरीज में चलती हैं। एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, फिर तीसरा क्रम, 1 2 3 4 5 ऐसे गणित की संकल्पनाएं प्रकृति में कैसी होती हैं? तो श्रेणीबद्ध होती हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। गणित देखिए, गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान होता है। देखिए, कोई कोई टॉपिक ऐसी हैं जैसे संख्या हुआ, मापन हुआ, मात्रा, दिशा भी हुआ, ये विज्ञान के थ्रू भी है। तो ये आदि का क्या है? ये विज्ञान है। तो गणित किसी को रिलेट करेगा तो आप लोग विज्ञान से कर देंगे। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। गणित देखिए, गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लीजिए 5+5, 5+5 बराबर कितना हुआ? 10 हुआ। तो अब ये बताइए, 10 क्या अनुमान पे आया? नहीं। क्या ये काल्पनिक है? नहीं। ये एकदम सटीक को दर्शाता है, सटीकता को दर्शाता है। कौन? गणित का ज्ञान। 2+2 बराबर कितना हुआ? एकदम सटीक, एकदम फैक्ट आंसर आया इसका। 2+2 बराबर 4। 20+20 बराबर कितना होता है? 40। इसके इर्द गिर्द नहीं, जो भी आता है एकदम सटीक आता है। तो गणित का ज्ञान किस पे है? सटीक और व्यवस्थित होती है। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए,
निम्नलिखित में कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है यानी कि निगेटिव पूछा है तो हम लोग निगेटिव खोजेंगे। देखिए, गणित गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, बिल्कुल ये तो सत्य है, होनी चाहिए, क्योंकि बताया कि एक क्रम के अनुसार श्रेणी क्रम होती हैं। इसमें पूछा है नहीं है, तो हम लोग को खोजना है निगेटिव यानी कि नहीं है। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन। देखिए यही पूछा है कि नहीं है, क्योंकि गणित किस पर आधारित है? निगमनात्मक यानी कि नियम से उदाहरण की तरफ चलेगी, ना कि पहले आप उदाहरण बताएंगे तब नियम। गणित में पहले नियम बताएंगे, देन उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? उदाहरण की तरफ जाएंगे। तो गणित की प्रकृति के बारे में निगमनात्मक एक है, सत्य है, लेकिन आगमनात्मक इसमें नहीं है इसकी प्रकृति, यानी कि ऑप्शन एक दो को हम लोग लॉक कर देंगे, यानी कि नहीं का नहीं पूछा है। तो गणित क्या है? निगमनात्मक पर आधारित है, ना कि आगमनात्मक पर। इसकी देखिए प्रकृति और देख लेते हैं। गणित की संकलन प्रकृति है, अमूर्त होती है, बिल्कुल सत्य है। गणित का अपना चिन्ह, शब्द और भाषा का समुच्चय होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर दो को लॉक कर देंगे, नहीं का नहीं पूछा है। देखिए, गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है, जिससे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति का समर्थन करता है? देखिए ऑप्शन नंबर के गणित तार्किक है, बिल्कुल तार्किक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो गया। गणित कैसी है? तार्किक है, जस्ट ऊपर हम बताएं, लॉजिकल पर आधारित होती है, तर्क वितर्क करते हैं। तो गणित कैसी है? इसकी प्रकृति है तार्किक है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। देखिए बेन हीले से आप लोग के एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करता है, तो आप इसको अच्छी तरह से जान लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए ज्यामितीय स्तर, वेन हीले ज्यामितीय स्तर किसने दिए? वेन हीले ने दिए। देखिए इसमें लेवल कितने होते हैं? लेवल 5 होते हैं। लेवल तो 4 होते हैं, स्टेज 5 होते हैं, क्योंकि लेवल 0 से स्टार्ट होता है। तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। लेवल 4 तक होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो स्टेज इसका 5 हो जाता है, और लेवल 4 होता है। क्यों स्टेज कैसे 5 होता है? क्योंकि लेवल 0 से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं, देखिए लेवल 0 चक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन। ये देखिए विजुअलाइजेशन या चक्षुषीकरण, ये आप लोग याद रखिएगा कि लेवल 0 किसे कहते हैं? चक्षुषीकरण को, विजुअलाइजेशन को कहते हैं। हिंदी में भी कभी काल दे देता है, इंग्लिश में भी दे देता है। तो आप लोग ये स्तर याद रखिएगा। तो देखिए इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। जहाँ भी देखकर आएगा कि बच्चे अगर देखकर किसी चीज को इमेज बना लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो वेन हीले के किस ज्यामितीय स्तर पे आएगा? या तो लेवल 0 ऑप्शन रहेगा, या तो चक्षुषीकरण रहेगा, या तो विजुअलाइजेशन रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग में ट्रेंड करता है, तो याद रखिएगा कि इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कर पाते हैं। जैसे समस्या को देखकर बच्चा उसका त्रिभुज बना बताता है, मतलब समस्या को देख लिया तो बताते कि हाँ त्रिभुज है। बिस्किट को देख लिया, हाँ बताते कि रेक्टेंगल है। रोटी को सर्कल है। मतलब कि ऐसे देख कर उसको क्या करता है? इमेजिनेशन करता है, इमेज बना लेता है। इसमें बच्चा आकृतियों को देख अकॉर्डिंग के अनुसार देखकर इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करता है। तो वेन हीले के ज्यामितीय स्तर लेवल 0 या चक्षुकरण के अंतर या विजुअलाइजेशन, ऐसे क्वेश्चन आप लोग पे पूछेगा। लेवल 1 में देखिए विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। इसमें बच्चा शेप्स का उनके गुणों के आधार पे वर्गीकरण कर पाता है। जैसे बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें इतना इतना अगर पूछता है एग्जाम में कई बार कि वेन हीले के वो किस ज्यामितीय स्तर पे है, जिसमें बच्चा शेप्स को उनके गुणों के आधार पे क्लासिफिकेशन करता है यानी कि वर्गीकरण करता है। तो जो वेन हीले के लेवल 1 यानी कि विश्लेषण स्तर पे है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। देखिए लेवल 2 इसको अनौपचारिक निगमन कहते हैं। देखिए इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है, उनकी सिमिलरिटी के बेस पर यानी कि समानता के आधार पर क्या करता है? रिलेशन बना देता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या रिलेशन है, वो सब कर पाता है। लेवल 3 औपचारिक, देखिए इसमें बच्चा आकृतियों यानी कि शेप के फार्मूले ढूंढने लगता है, जिसमें पूछेगा कि वेन हीले के किस ज्यामितीय स्तर पे हैं ये बच्चे,
जिसमें फार्मूले ढूंढने लगता है आकृतियों को देखकर, तो लेवल 3 या औपचारिक में। लेवल 4 में क्या करता है, इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाता है। खुद से जब चीजें बनाएगा तो ज्यामितीय स्तर वेन हीले के ज्यामितीय स्तर लेवल 4 पे रहेगा। आई होप दोस्तों वेन हीले आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से बता दे रहे हैं, देखिए ज्यामितीय स्तर लेवल 0 में बच्चे क्या करता है, शेप्स को देखकर इसका क्लासिफिकेशन करता है। और इसमें क्या करता है, लेवल 1 में दोनों को, इसमें बच्चा शेप्स के उनके गुणों के आधार पे वर्गीकरण करता है। किसके आधार पे, गुणों के आधार पे। और लेवल 2 में क्या करता है, इन दोनों आकृतियों से सिमिलरिटी के बेस पर ये क्या करता है, उनकी समानता यानी कि रिलेशन बनना स्टार्ट कर देता है। लेवल 3 में इसमें बच्चा आकृतियों के फार्मूले ढूंढता है, तो लेवल 3 में। और खुद से जब वो चीजें बनाता है तो ज्यामिति चिंतन के लेवल 4 पे रहता है वेन हीले के। देखिए क्वेश्चन है कैसे पूछा है, एक एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वेन हीले सिद्धांत के अनुसार वह छात्र ज्यामितीय विवेचन किस स्तर पे है। तो हम क्या बताए हैं, देखिए आकृतियों के उनके गुणों के आधार पे, तो गुणे लेवल 1 यानी कि विश्लेषण दोस्तों, खुद गुणों के आधार पे जब करेगा। देखिए यहाँ पे दिया है, बस आप लोग कीवर्ड पकड़िए लेवल 1। देखिए विश्लेषण में इसमें बच्चा शेप्स के उनके गुणे के आधार पे वर्गीकरण कर पाता। ऐसे ये टॉपिक जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट हर एक इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग मद्देनजर रखते हुए इसको याद रखिए बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। दोस्तों अगर नए जुड़े हैं, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, थोड़ा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगा है, ये नहीं कि हम 1 घंटा मैराथन 1.5 घंटा लिए सब हो गया। इस 1 1.5 घंटे मैराथन लेने के पीछे दोस्तों 4 5 घंटा इसको कंटेंट तैयार करने में रात भर जग कर कंटेंट तैयार किया हूँ, तो इसको हम आप लोग के सामने रखा हूँ। तो थोड़ा हमें भी मोटिवेट करते रहिए दोस्तों, जिससे आगे आप लोग के लिए क्लास चलती रहेंगी। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण पैडागोजी लेकर आएंगे, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स, जो आप लोग के लिए एग्जाम में एकदम धुआं धुआं मचा देंगे। उसी को देखकर, इस संपूर्ण पैडागोजी देखकर, पॉजिटिव निगेटिव देखकर पूरी आप सीटेट खत्म कर देंगे, एकदम मेरा वादा है। देखिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। देखिए एक्सियम अभिगृहित, ऐसे स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। जैसे 5 + 5 बराबर कितना, 10, तो बिना प्रूफ के सच मान लिए कि हाँ 5 + 5 बराबर कितना होता है, 10 होता है। तो इसे देखिए आप लोग के एग्जाम में कैसे आएगा, आएगा कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा है, और नीचे दिया रहेगा 5 + 5 बराबर 10, दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अब बताइए, आगे ये भी जोड़ दिया जाएगा कि जिसको सच माना जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, जिसको सच माना जाता है तो एक्सियम अभिगृहित के अंतर्गत आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा है, तो जिसको सच मान लिया जाता है, जैसे 5 + 5 बराबर 10 हम सच मान लिए, तो एक्सियम यानी कि अभिगृहित में आएगा। कंजक्चर यानी कि अनुमान, ऐसे स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत हो। देखिए सच मान लिया जाता है एक्सियम, प्रूफ की जरूरत हो कंजक्चर यानी कि अनुमान इसे कहेंगे। और थ्योरम यानी कि प्रमेय, जब कंजक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो थ्योरम कहलाता है, यानी कि जब प्रूव कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, तो प्रमेय कहलाएगा। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, सच बात है जिन्हें मान लिया जाता है, सच मान लिया जाता है, ठीक। अभिगृहित विशेष प्रमेय नहीं, प्रमेय कौन है, प्रमेय देखिए दोस्तों थ्योरम है। तो ये अभिगृहित को प्रमेय बता रहा है। अभिगृहित क्या है, एक्सियम क्या है, वो सच मान लेता है वो है, यानी कि ये भी गलत हो गया। अभिगृहित परिभाषाएं हैं, बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि अभिगृहित को सच मानते हैं। अभिगृहित को सिद्ध करने पर प्रमेय बन जाता है, ये भी गलत हो गया। अभिगृहित को सच सिद्ध करने पे नहीं, कंजक्चर को सिद्ध करने पे क्या बनता है, प्रमेय बनता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 3 को लॉक करेंगे, केवल ए। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सीटेट के एग्जाम में आता है। और बस दोस्तों आप लोग टॉपिक जितना हम पढ़ाएंगे उतना पढ़ लेंगे, सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण पैडागोजी लेकर आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि पैडागोजी कैसी क्लास है। पॉजिटिव निगेटिव पूरी कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे।
वैसा क्लास लेकर आएंगे। उस पर हम काम स्टार्ट है 2-3 दिन में, या कल परसों में हम 3 दिन में वो वीडियो लाएंगे बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। देखिए ये देख लेते हैं 1/2, 1/3, 1/4 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखा 1/2, 1/3, 1/4 निम्नलिखित में से किसकी है, तो पेमिला लीबैक थ्योरी से कहते हैं। किसे? पेमिला लीबैक थ्योरी। ये ब्रिटिशियन मैथमेटिक्स हैं। देखिए लैंग्वेज और मैथ को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं, ईएलपीएस थ्योरी। ईएलपीएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। ई का मतलब एक्सपीरियंस, यानी बच्चों को पहले उसके अनुभव करा जाए, मतलब मूर्त चीज़ों को दिखाकर उसको अनुभव दर्शाया जाता है। मूर्त चीज़ें उसे कहती हैं जो प्रतीक, यानी कुछ चीज़ें दिखाकर। लैंग्वेज फिर उसके शब्दों में बच्चों को पढ़ाया जाए, बताया जाए। लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में उनकी क्षेत्रीय भाषा जो हो, उनकी मातृभाषा यानी कि मदर टंग। फिर से बच्चों को क्या करते हैं, पिक्चर का नॉलेज दिखाया जाए। फिर सिंबल के बारे में उसको बताया जाए। तो ईएलपीएस थ्योरी किसकी है, पेमिला लीबैक थ्योरी। और 1/2, 1/3, 1/4 यानी कि 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पेमिला लीबैक थ्योरी के पास हम लोग जाएंगे। चलते हैं देख लेते हैं। देखिए क्या है, पहले सबसे पहले मूर्त कॉन्क्रीट चीज़ें लेनी है, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर उसको दिखाएंगे और अंत में उसका चिन्ह सिंबल बताएंगे। चलते हैं, इस पे क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। देखिए कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। किसकी परिचय देने के लिए? आधे की, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2। आधे की संकल्पना परिचय देने के लिए शिक्षक निम्न क्रियाओं की योजना बनाता है। देखिए चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया। देखिए ईएलपीएस, पी यानी कि पी आ रहा है पिक्चर, चित्र यानी तीसरा पे आएगा ये। ठीक, चित्र की बात कर रहा है दोस्तों, तो ईएलपीएस का मतलब हम पी, देखिए ईएलपी, पी पिक्चर आया। ऐसे ही करेंगे। आधे का चिन्ह लगता है, चिन्ह चिन्ह किस में गया, सिंबल में। यानी कि दोस्तों सिंबल में आ गया, यानी कि ये किस पे आएगा, सिंबल किस में आता है, चिन्ह किस में आता है, तो चौथा पे आएगा। ये 4 आ गया। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। मूर्त पहले क्या करेंगे, एक्सपीरियंस यानी कि मूर्त चीज़ों को दिखाएंगे, तो ये चीज पहला पे आ गया। और कहानी शब्दों यानी कि ये दूसरा पे आ गया। लैंग्वेज, ई एल लैंग्वेज आया ना, तो ऐसे आप लोग ई एल पी एस याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, पहले CDAB, CADB ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करेंगे। ई एल पी एस आप लोग याद रखिएगा, पेमिला लीबैक थ्योरी को इस तरह आप लोग क्वेश्चन कर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सममिति सिमेट्री, यहाँ से हर एग्जाम में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। देखिए जो किसी वस्तु को एक समान तथा बराबर भाग में काटती है उसे सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दिल बना है, ठीक, इसको बराबर भागों में काट दिए तो इसी को क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं, यानी कि सममिति कहते हैं। जैसे कि एम दिया है, इसको बीचों बीच से काट देंगे तो ये क्या हुआ, सिमेट्री यानी कि सममिति। तो जो किसी वस्तु को एक समान तथा बराबर भाग में काटती है उसे सिमेट्री कहते हैं, यानी कि सममिति कहते हैं। देखिए यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, ये वर्ग है, इसको ऐसे काट दिया। ये देखिए इसको बीच से ऐसे काट दिया। जिसको बीचों बीच भाग में से काटेगा उसी को सममिति यानी कि सिमेट्री कहेंगे। देखिए चौपड़ यानी कि टाइलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार ट्रेंड करता है। इसमें बच्चों को 2D या 3D शेप्स का नॉलेज कराई जाती है। इसमें चौपड़ में 2D 3D, देखिए 2D 3D की नॉलेज कराई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौपड़ में दोस्तों। चौपड़ ही एक क्या है, चौपड़ 2D 3D शेप्स की नॉलेज कराई जाती है। और इस चौपड़ में हम देख लेते हैं ये कौन सी एक एक पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो अबैकस में देखिए इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। तो अगर निम्नलिखित में से कौन से मतलब कौन से हैं जिसमें फेस वैल्यू का ज्ञान दिया जाता है, तो अबैकस जिसमें फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, जोड़ घटा, बेसिक काउंटिंग किया जाता है। और ये जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए भी अबैकस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये गिनता रहा है, ये कितना बाल है, अगर बच्चों को दिखाई भी नहीं दे तो पकड़ के काउंटिंग करते हैं,
तो अबैकस दृष्टिबाधित बालकों के लिए भी है और बेसिक काउंटिंग जैसे कि जोड़ घटा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आदि का ज्ञान किसमें देता है, तो अबैकस में। ये देख लीजिए अबैकस है। देखिए दृष्टिबाधित मतलब विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। अभी जस्ट बताए हैं, ये दृष्टिबाधितों के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए जियो बोर्ड, देखिए जियो बोर्ड इसके माध्यम से बेसिक जियोमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप का यानी कि रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, सर्कल आदि का ज्ञान दिया जाता है। 3D शेप का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जियो बोर्ड में 2D शेप का प्रयोग किया जाता है, 3D शेप का नहीं। जैसे रेक्टेंगल हुआ, ये एक तिल्ली होती है उस पे और रबड़ उसमें बांध कर बच्चों को खींचा, जैसे कि ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, ऐसे बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। और इसमें जियो बोर्ड में भी इन बच्चों को इसे पकड़ कर ऐसे इसके सहारे सहारे पकड़ कर कि हाँ वो क्या करते हैं, इसमें भी बच्चे दृष्टिबाधित वाले बच्चे भी इसमें भी जियो बोर्ड में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए इसे भी दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि 2D शेप जियो बोर्ड में किया जाता है, 3D शेप का प्रयोग नहीं किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। जियो जेब्रा में यह एक कंप्यूटर, देखिए यह कंप्यूटर फोन आधारित सॉफ्टवेयर है जिस पर जियोमेट्री शेप्स का ज्ञान दिया जाता है, चाहे 2D हो या 3D। देखिए चाहे 2D हो जैसे कि स्क्वायर रेक्टेंगल हुआ, 3D हुआ आयतन घन क्यूब जितना हुआ, तो इसमें जियो जेब्रा में क्या करते हैं 2D 3D दोनों का नॉलेज किया जाता है, लेकिन ये कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर पे है। वो देख कर ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए नहीं होता है, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये कंप्यूटर पे आधारित है, इसीलिए इसमें दृष्टिबाधित बच्चों को प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जियो जेब्रा इसमें 2D 3D का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधारित है। देखिए ग्राफ पेपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया गया है, यानी कि दशमलव का ग्राफ। ये ग्राफ हुआ दोस्तों, देखिए इसमें दशमलव ऐसे प्लस दशमलव 5 ऐसे जोड़कर ये सब क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। डॉट पेपर देखिए इम्पॉर्टेंट है, डॉट पेपर इसमें जियोमेट्रिकल शेप्स तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान किया जाता है। डॉट पेपर पे देखिए दोस्तों ऐसे इस पर स्क्वायर बन गया, आयत बन गया, मतलब ऐसे क्या करते हैं कि जो डॉट डॉट है इस डॉट डॉट को ऐसे ऐसे मिलाकर इसको देखिए रेक्टेंगल बन गया। फिर डॉट डॉट जो है ये डॉट डॉट इसको ऐसे वर्ग बना देंगे, ऐसे बन गया। और ये डॉट डॉट जो है ये डॉट डॉट इसमें क्या है, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे कि ऐसे खींचे, नीचे खींचे, यहाँ पे डॉट इसके डॉट मिला दिए, ये बन गया। ये डॉट है ऐसे मिलाए, ये बी बन गया। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है डॉट पेपर में, और जियोमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं 2D 3D उनका ज्ञान दिया जाता है। और इस डॉट पेपर में दोस्तों देखिए सममिति सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट, डॉट पेपर यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ के एग्जाम में सीटेट पूछा है कि सममिति यानी कि सिमेट्री पढ़ाने के लिए डॉट पेपर का यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए ये डॉट पेपर है, ये दोस्तों देखिए डॉट पेपर हम बना दिए। अब इसको एम बनाना है, देखिए ऐसे ऐसे किए, एम बन गया। ठीक, यहाँ से गए इस पे एम बन गया, बीचों बीच देखिए काट दिए। एकदम आसानी डॉट पेपर पे सिमेट्री का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा डॉट पेपर में सिमेट्री का प्रयोग किया जाता है। देखिए 10 ग्राम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 ग्राम इसमें जियोमेट्रिकल शेप्स की भी जानकारी यदि है पिक्चर के माध्यम से। देखिए 10 ग्राम में ये आप याद रखिएगा कि इसमें बच्चा पहेलियां तथा खेल के माध्यम से सीखता है, पहेलियां तथा खेल के माध्यम से सीखता है। और देखिए ये 10 ग्राफ यही फिगर है। और इसमें दोस्तों देखिए ये याद रखिएगा, ये कभी भूलिएगा मत, ये 7 जियोमेट्रिकल फिगर होते हैं इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 होते हैं। पूछ देगा कि 10 ग्राम में कितने जियोमेट्रिकल फिगर होते हैं, तो 7 याद रखिएगा। और इन 7 में दोस्तों देखिए 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज, ये भी याद रखिएगा। 7 जो उसमें होती हैं जियोमेट्रिकल फिगर, उसमें 5 ट्रायंगल,
एक स्क्वायर और एक पैरेललोग्राम भी होता है, यानी कि 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। याद रखिएगा, देखिए ये त्रिभुज हो गया 1 2 3 4 और ये इधर 5 और ये समांतर चतुर्भुज हो गया और ये वर्ग हो गया। तो याद रखिएगा, इसमें 7 ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, जिसमें से 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। डायरेक्ट इनकी संख्या पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा। देखिए डाइन्स ब्लॉक, डाइन्स ब्लॉक में देखिए इसमें क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, और इसमें प्लेस वैल्यू के लिए भी इनका यूज किया जाता है, यानी कि डाइन्स ब्लॉक में प्लेस वैल्यू के लिए इनका प्रयोग होता है। और गुणा भाग घटाना जोड़ ये सब किसमें आता है, ये डाइन्स ब्लॉक में प्रयोग किया जाता है। टेनग्राम और डाइन्स ब्लॉक से स्थानीय समझ विकसित होती है। इंपॉर्टेंट ये देखिए पॉइंट, इसको याद रखिएगा। टेनग्राम और डाइन्स ब्लॉक से स्थानिक समझ विकसित होती है। इसमें फ्रैक्शन की नॉलेज भी दी जाती है। इसमें इसमें दोस्तों डाइन्स ब्लॉक में फ्रैक्शन की नॉलेज भी दी जाती है। पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न बहुत ही, ये देखिए बच्चों के लिए क्रिएटिविटी एक होती है पैटर्न से संबंधित। इसमें बच्चे की थिंकिंग, लॉजिकल क्रिएटिविटी बढ़ती है। देखिए यह मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इसमें बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसमें बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, पैटर्न में बच्चों को दिया रहेगा, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, 2 सर्कल आ गया, ये रेक्टेंगल है, 3 सर्कल आ गया, देन फिर रेक्टेंगल है, तो आगे कितना सर्कल आएगा। तो बच्चे इस तरह अपने आप स्वयं को क्रिएटिविटी करेंगे, तो इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होती है। तो बताएंगे कि बच्चे यहाँ पे एक रेक्टेंगल था, सर्कल आया, फिर एक रेक्टेंगल के बाद 2 सर्कल आया, फिर रेक्टेंगल के बाद 3 सर्कल आया, फिर रेक्टेंगल तो 4 सर्कल जब आएगा, तो बच्चों में यही क्या है, लॉजिकल थिंकिंग होती है। अपनी थिंकिंग तर्क वितर्क करके अपने अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। तो यही पैटर्न से संबंधित है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न में कंटेंट में भी 1 नंबर यहाँ से भी पैटर्न दे देता है, और 1 नंबर क्या देता है, उसमें देता है, सवाल में भी दे देता है कि रेक्टेंगल त्रिभुज, रेक्टेंगल 2 त्रिभुज, आगे कौन सा है, तो आप लोग लॉजिकल थिंकिंग बच्चे लगाकर आंसर मारते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि पैटर्न में ये पॉइंट याद रखिएगा, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, और इसमें बच्चे में क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, और लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, किससे, पैटर्न से। शेप्स देख लेते हैं। 2D शेप्स, 3D शेप्स। 2D में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब आते हैं। और देखिए 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, शेप। इस पे सब क्या है, ये सब 3D शेप्स हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए जिन शेप्स की लंबाई और चौड़ाई होती है उसे 2D शेप्स कहते हैं, और जिन शेप्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उन्हें 3D शेप्स कहते हैं। आप लोग यहाँ पे बता दिए कि 2D या 3D शेप्स किसे कहते हैं, आई ये भी जान गए होंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। क्या प्रायिकता, देखिए स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है, संख्याओं अंकों का योग होता है, एक अंक वाली संख्याओं का गुणन भी होता है। प्रायिकता इन डाइन्स ब्लॉक में नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर देंगे। निगेटिव का निगेटिव पूछा है। देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। देखिए दृष्टिबाधित के लिए हम क्या बोले हैं, जियो बोर्ड, जियोजेब्रा, गिनतारा, ग्राफिक कैलकुलेटर। तो अब बताइए, जस्ट ऊपर बताए हैं कि जियो बोर्ड जो होती है और जियोजेब्रा में नहीं होता है, गिनतारा अबैगस होता है, और एक जियो बोर्ड। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और सी को हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि जियो बोर्ड में दृष्टिबाधित का प्रयोग किया जाता है। जो जियो बोर्ड यहाँ पे होता है, जो कटिया गाड़ कर, कील गाड़ कर उसमें बांधते हैं, और गिनतारा अबैकस में भी क्या होता है, उसमें भी बच्चे अपने दृष्टिबाधित गिनते हैं। और जियोजेब्रा क्या है, वो दोस्तों 2D 3D शेप का नॉलेज होता है, लेकिन कंप्यूटर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी को हम लोग लॉक कर देंगे। जियो बोर्ड और गिनतारा अबैकस में क्या है, दृष्टिबाधित बच्चों को लिए करा जाता है। कक्षा 4 में देखिए सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए
निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कुशल उपकरणों की आवश्यकता है? क्या मोतियों की माला या बिंदु शीट डॉट पेपर? हम बताए ना कि डॉट पेपर में दोस्तों सममिति का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है, जो छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को भी, देखिए सृजनात्मक दर्शाता है लेकिन कला कौशल से संबंधित नहीं है, तो यानी कि गलत हो जाएगा। छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने शरण के लिए तैयार करना, कभी भी आप उच्च ग्रेड, देखिए उच्च ग्रेड की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, सब जितना भी है निगेटिव वर्ड्स है, ये सब गलत हो जाएंगे सीटेट एग्जाम में। कभी भी बच्चों को उच्च ग्रेड की बात नहीं किया जाएगा, प्रतियोगिता की बात, ये सब रोजगार की बात नहीं कही, एनसीएफ 2005 ये सब नहीं कहती है। लेकिन दोस्तों सब संपूर्ण पैडागोजी में ये सब हम कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में वही लेकर आएंगे, पूरी आप लोग की डाउट खत्म कर देंगे। जितना ये सब रहेगा सब निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड, आप सोचिए कि 85% आप लोग का सीटेट एग्जाम तैयार हो जाएगा, जो हम संपूर्ण पैडागोजी ला रहे हैं। बहुत ही उसमें वर्क कर रहे हैं, पूरा एक भी क्वेश्चन एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, पूरा निचोड़ उसके मारा जाएगा। तो देखिए, छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है, ठीक है। छात्रों में रचनात्मक को प्रोत्साहित करता है और संख्या और संकृताओं गुणों को समझने में सहायक करता है। ये पॉजिटिव भर भर के है, तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग लॉक कर देंगे। देखिए, निम्न में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है? देखिए, दृश्यकरण कौशल को विकसित करना, ज्यामितीय आकृतियों को नामों को स्मरण करना। देखिए, स्मरण जहां याद करने की बात आई निगेटिव हो जाएगा। संपूर्ण जो पैडागोजी ला रहे हैं उसमें ये सब बातें लिखी गई है कि कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव है। दिग्ध स्थान संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि करना, क्या सी? तो ऑप्शन नंबर ए और सी लॉक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 में लॉक कर दिए, ए और सी सत्य हो जाएगा। और जहां स्मरण की बात, रोड मेमोरीज की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी, नौकरी की बात करेगी, मानकीकृत की बात करेगी, सब निगेटिव हो जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है? देखिए, पैटर्न की पहचान करना, देखिए पैटर्न की सिर्फ पहचान करना, क्या ये उच्चतम स्तर का प्रदर्शित करता है? नहीं। पैटर्न का विस्तार करना, पैटर्न की नकल करना, नकल तो वैसे ही निगेटिव हो गया। नए पैटर्न का सृजन करना, वही है जो बच्चों में रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, दो सर्कल जैसे आ रहा है, तो बच्चे में नए पैटर्न की सृजनात्मकता हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 नए पैटर्न का सृजन करना सत्य हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, समुच्चयन संवर्धन किसे कहते हैं? जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं, यानी कि समुच्चयन कहते हैं। जैसे कि 2 पेन प्लस 2 पेन बराबर कितना हुआ? 4 हुआ, तो किसके अंतर्गत आएगा? समुच्चयन के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं संवर्धन, यानी कि ऑगमेंटेशन। जब एक चीज को बढ़ाया जाता है तो उसे ऑगमेंटेशन कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाना, जैसे किसी भी चीज में हम मिला दिए या बढ़ा दिए, किसी चीज में, किसी घर में दूध आता है उसमें पानी डाल के बढ़ा दिए, चाय बनाते हैं तो पानी डाल के बढ़ा दिए, तो वो किसी संवर्धन के अंतर्गत है, यानी कि ऑगमेंटेशन आएगा। और 1 प्लस 1 जोड़ दे रहे हैं, किसी चीज को जोड़ते हैं तो एग्रेशन के अंतर्गत आएगा, यानी कि समुच्चयन। देखिए, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब है एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए, अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्न में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? देखिए, यहाँ पे जोड़ की बात किया है, पहले ही जोड़ की बात कर दिया है, तो यहाँ पे किसमें आएगा दोस्तों? अब बताइए, संवर्धन में आएगा कि समुच्चयन में? तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग लॉक कर देंगे, समुच्चयन में आएगा। ठीक है दोस्तों, समुच्चयन में आया, क्योंकि जोड़ की बात कर दिया और यही कर बढ़ा दे रहे हैं या मिला दे रहे हैं कुछ दूसरे चीज में, पानी को दूध से मिला दिया कुछ और चीज से, तो वहाँ पे संवर्धन हो जाएगा। देखिए, गणित की मूलभूत संरचना, मैथ की 3 संरचनाएं होती हैं, ये याद रखिएगा। बीजगणितीय संरचनाएं, क्रमिक संरचनाएं, तल रूप संरचना।
अब ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से गणित की कौन सी मूलभूत संरचना नहीं है, तो ये तीनों दिया रहेगा और एक चौथा नहीं दिया रहेगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि गणित की मूलभूत जो तीन संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो बीजगणितीय संरचनाएं, क्रमिक संरचनाएं, तलरूप संरचनाएं। अब देखिए, इसमें क्या है, बेसिक अलजेब्रा चीजें, यानी कि प्लस, घटाव, गुणा, भाग आता है। क्रमिक संरचना में इसमें से बड़ा या से छोटा कॉन्सेप्ट आते हैं क्रमिक संरचना में। और तलरूप संरचना में इसमें सीमा या समीपता या निकटता के कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे कि 100वां के निकटतम, यानी कि 999 के निकटतम कौन सा संख्या आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन ये है। तलरूप संरचना के निकट ये दिया रहेगा। देखिए, किसी गणितीय संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता या निकटता आदि को सम्मिलित किया गया है, तो किसके अंतर्गत है, बीजगणित संरचना के, तलरूप संरचना के, क्रमिक। तो हम लोग क्या किए हैं, देखिए, सीमा समीपता इसमें आया, सीमा समीपता तलरूप संरचना में। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे तलरूप संरचना में। किसमें आता है ये सीमा, समीपता, निकटता, तो तलरूप संरचना में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर दिए। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा है और यहाँ ईवीएस में भी दे देता है, सीएससीबी, सीडीपी में भी दे देता है, मतलब मुक्त अंत प्रश्न और बद अंत प्रश्न वाले। तो देखिए, मुक्त अंत प्रश्न किसे कहते हैं, जिसके एक से अधिक उत्तर निकल के आए उसे मुक्त अंत प्रश्न कहते हैं। और ये बंद अंत प्रश्न किसे कहते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर आए। जैसे कि पूछ देंगे कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो क्या भारत की राजधानी बताइए एक से अधिक है, नहीं, नहीं, तो भारत की राजधानी मान लीजिए नहीं दिल्ली, तो दिल्ली किसकी किसकी राजधानी है, मतलब भारत की कितनी राजधानी है, 4, 5, 6, 10 हुए नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही तो हुए। तो यहाँ पे बद अंत प्रश्न वाले सिर्फ एक उत्तर निकल के आता है और मुक्त अंत प्रश्न वाले एक से अधिक। जैसे कि दे देगा कि प्रदूषण के बारे में लिखिए, तो प्रदूषण के बारे में लिखेंगे तो अनेक प्रकार से प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, दे देंगे कि 4 किनके योग से होता है, 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, यानी कि 4 तो बहुत किसी भी संख्या, यानी कि 1 से ज़्यादा अधिक होकर उत्तर आ रहा है। अगर ये डायरेक्ट दे देगा कि 5 × 5 = 25, तो 25, 5 × 5 = 25 हो रहा है, तो ये बंद, यानी कि एक ही फिक्स होगा ना, 5 × 5 = 25 ही तो होगा, उसके अलावा तो होगा नहीं। तो सिर्फ एक उत्तर निकल के आए बंद अंत प्रश्न, और एक से अधिक आए मुक्त अंत प्रश्न। तो देखिए, गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। तो अब देखिए, दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 8 है, 5 + 3 = 8, 4 + 4 = 8, यानी एक से अधिक निकल कर आ रहे थे, ये मुक्त प्रश्न हो गया। उस त्रिभुज को खींचे जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। तो जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो भाई 50 सेंटीमीटर में तो बहुत से परिमाप आ जाएंगे। त्रिभुज का परिमाप कोई भी संख्या रख कर एक से अधिक आ जाएगा, तो ये भी मुक्त प्रश्न हो गए। ए और बी, 25 के गुणनखंड क्या है, देखिए 25 के गुणनखंड जितना फिक्स है वही होगा, यानी कि बद हो गया, सी बद हो गया। परिमाप की परिभाषा, परिमाप की परिभाषा तो भाई एक फिक्स होता ही है, यानी सी डी बद हो गया, ए बी मुक्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या कह रहा है, ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, सी और डी बंद सिरे वाले पर। ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग लॉक कर देंगे, यही सत्य होगा। दूसरा में क्या है, ए और सी बंद, यानी गड़बड़ हो गया। ए और बी क्या है, मुक्त है, सी और डी क्या है, बंद है। तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को देखिए, जिन पियाजे का मैथ, देखिए सीडीपी मैराथन लेकर आएंगे, वो भी बहुत ही शानदार जानदार तरीके से लेकर आएंगे दोस्तों। उसमें भी आप लोग क्या करिएगा, आप लोग उसमें जिन पियाजे जितना है, एक एक सिद्धांत जो दिए हैं सब लेकर आएंगे। जो एग्जाम में जिन पियाजे हुआ, कोहलबर्ग हुआ, सब टॉपिक पढ़ाएंगे। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। देखिए, जिन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं यानी नंबर्स का संरक्षण करता है, सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण, फिर वजन, फिर उसके अंत में वैल्यूम का। पहले क्या करता है, संख्याओं को पहचानता है, फिर संरक्षण, उसका कंजर्वेशन, वैल्यूम, लंबाई, वजन, वैल्यूम सब करता है। देखिए, नॉलेज के एरिया में इनका स्टेटमेंट क्या है, इसको याद रखिएगा। संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान, ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं
वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन से करता है। ये इम्पोर्टेंट, बच्चा क्या करता है, मन से करता है। किससे करता है, मन से। ये मन आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ कीवर्ड पकड़े रहिएगा। देखिए, और इन्होंने कहा था कि संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंध का संश्लेषण करता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, संख्या क्या हो गया, कोई 5 2 हो गया, कोई 5 हो गया, तो इन दोनों के बीच क्या करता है, दो प्रकार के संश्लेषण करता है। इनके बीच का अंतर क्या करता है, बनाए गए प्रश्नों के संबंधों का संश्लेषण कर देता है, यानी कि सिंथेसिस करता है। अब चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चा संख्याओं को वस्तुओं की गणना से संबंधित करके सीखते हैं। संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे उन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभवों से सीखते हैं। संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। ये जिन पियाजे का अकॉर्डिंग ये मैथ के बारे में बताया गया है कि बच्चे के संबंध ये क्या करते हैं, रचना बच्चा मन में करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे। देखिए, जॉल्टन डिन्स, इनके बारे में देख लेते हैं, ये गणित के बारे में क्या कहे हैं। ये मैथ में खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं और ये मानते हैं कि बच्चे कम उम्र में अधिक जटिल गणित सीख सकते हैं। इनका, जॉल्टन डिन्स का ये मानना है कि बच्चे क्या करते हैं, मैथ में खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं और कम उम्र में ही बच्चे क्या करते हैं कि अधिक जटिल गणित सीख सकते हैं। सही बात है, जिसको उनको इन्वायरमेंट जैसा बच्चों को मिलेगा वैसा वो लोग कर पाएंगे। आप लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, उस माहौल में अच्छा मिलेगा तो आप गणित सीख सकते हैं। हर एक, ये तो हर एकदम सत्य है। देखिए, इनके जो है सीखने के 4 प्रमुख सिद्धांत इन्होंने बताए हैं, ये याद रखिएगा। ये 4 प्रमुख सिद्धांत दे देता है, एक देता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो गतिक नियम, बोधात्मक परिवर्तन, गणित परिवर्तनशील, रचनात्मक नियम, ये 4 सिद्धांत दिए हैं और ये सिद्धांत आप लोग याद रखिएगा। ये किनका सिद्धांत है, तो ये जॉल्टन डिन्स का सिद्धांत है। यही दे देगा कि जॉल्टन डिन्स का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो 3 इसमें से उठाकर दे देगा और एक नहीं देगा, और नहीं तो चारों दे देगा तो उपयुक्त सभी। तो ये सिद्धांत याद रखिएगा, गतिक नियम, बोधात्मक परिवर्तनशील, गणित परिवर्तनशील, रचनात्मक नियम, सब किसके हैं, जॉल्टन डिन्स के हैं। चलते हैं दोस्तों, देखिए रचनात्मक नियम, निम्नलिखित में से कौन सा डिन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है। देखिए, रचनात्मक नियम, गतिक नियम, उत्क्रमणीय प्रवर्ती नियम, गणितीय पद्धति, अभी जस्ट पढ़े हैं। रचनात्मक, गतिक, ये 3 है। उत्क्रमणीयता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक कर देंगे। कौन सा नहीं है दोस्तों, तो उत्क्रमणीयता या प्रतिवर्ती नियम नहीं है। जॉर्ज पोल्या, देखिए जॉर्ज पोल्या, इन्होंने समस्या समाधान के 4 स्टेप बताए। इसने गणित में, जॉर्ज पोल्या ने समस्या समाधान के 4 स्टेप बताए। देखिए, समस्या को पहले समझना, फिर उसका योजना बनाना, प्लानिंग करना, योजना का संचालन करना, पुनः जांचना। जैसे कि मान लीजिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पहले सीटेट के बारे में आप लोग समझेंगे, फिर सीटेट के एग्जाम के लिए आप लोग योजना बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, देन प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यानी कि उसका योजना का संचालन करेंगे और लास्ट के एंड में क्या करेंगे, पुनः अपने आप को जांचेंगे। तो यही है क्या कि जॉर्ज पोल्या ने मैथमेटिक्स में समस्या को समझना, फिर योजना बनाना, देन योजना का संचालन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर पुनः जांच यानी कि लुक बैक करना। चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है। समस्या को समझना है, योजना बनाना और पुनः जांचना ये है। कलन विधि को याद करना, ये निगेटिव आता है। जब पॉजिटिव निगेटिव संपूर्ण पेडागोजी पढ़ाएंगे तो इसको भी कलन विधि को ऐड किए हैं दोस्तों, कि कलन विधि किसे कहते हैं। कलन विधि एक निगेटिव वर्ड्स है, क्योंकि कलन विधि क्या कहता है, कलन विधि यह कहता है कि किसी भी समस्या को सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हल करना, उसे कलन विधि कहते हैं। आई होप दोस्तों, चलते हैं, देखिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, देखिए देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। देखिए, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, देखिए गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, संख्याओं के संबंधित कौशलों को विकसित करना
और हायर समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। इसमें एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग दोस्तों जो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, नैरो एम है, वो संख्याओं के संबंधित कौशलों को विकसित करना और हायर समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है, मतलब उच्च समस्या समाधान। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग दोस्तों प्राइमरी स्कूल में चौपड़, अनुमान लगाना, सममिति गणितीय पाठ्यक्रम का भाग है। अभी जस्ट बताएं कि चौपड़ होती है, अनुमान लगाना, इसके सममिति सिमेट्री, ये सब क्या है, ये प्राइमरी स्कूल में इन सब के गणित पाठ्यक्रम का ये सब भाग हैं। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। एनसीएफ 2005 में देखिए रिकमेंडेड करता है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि प्राइमरी क्लास में मैथ के शिक्षण के लिए एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड उपागम का प्रयोग में लाना चाहिए। जस्ट वीडियो के शुरुआत में ही बताए हैं कि गणितीय की जो शिक्षण है वो कैसी एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गणित सभी के लिए है, गणित सभी के लिए है। गणित शिक्षा को लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग दिक् स्थान संबंधी समझ, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए कि एनसीएफ 2005 यह कहता है कि जितने दिक् स्थान संबंधी है उसको समझ पर आधारित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीयकरण यानी कि मैथमेटिजेशन की क्षमता को विकसित करना है। जितने गणितीकरण है, तारीख लॉजिकल लगानी है, उसमें क्या है बच्चों के गणितीकरण की ये क्या है क्षमताओं को विकसित करना है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग यह भी कहता है कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है, जो छात्रों को संलग्न वस्तु करने के में सहायक होती है। इस टेक्नोलॉजी गणितीय जैसे कैलकुलेटर हुआ तो बच्चों को खोजने में सहायक करती है। एनसीएफ 2005 के लिए प्राइमरी स्कूल में बच्चों के अलाउ है दोस्तों। ये नहीं कि आप लोग का एग्जाम है तो कैलकुलेटर आप लेकर चले जाएं, पता चलेगा कि हाँ मार के भगा देंगे और कहें कि हाँ ये बताए हैं तो आगे दिक्कत हो जाएगी, तो नहीं, आप लोग के लिए नहीं, प्राइमरी स्कूल बालकों के लिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा है, संख्यात्मक कौशल का विकास, बीजगणितीय पढ़ना, परिकलन व मापन पढ़ाना। तो क्या है दोस्तों इसका, देखिए बच्चों को दैनिक जीवन के समस्याओं से जोड़ना है, वास्तविक जीवन से जोड़ना है दोस्तों। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक कौशलों का विकास करें। देखिए आप दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे बच्चों से कोरिलेट करके, तो वो एनसीएफ 2005 इसको रिकमेंडेशन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। देखिए 2005 प्राथमिक कक्षाओं में गणित की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण मानक कलन विधि, देखिए कलन विधि आ गया, मानक परिचय गलत हो जाएगा, तो ये क्या सुसंगत महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे, ए और बी सत्य है, कलन विधि नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणितीय गतिविधियों आधारित हो। ऐसा है क्योंकि यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल को विकास में, कभी भी आजीविका की बात, रोजगार की बात करें तुरंत निगेटिव वर्ड्स हो जाता है। पेडागोजी में सब बताएंगे हम, संपूर्ण पेडागोजी में। यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने या सुलझने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल ये सत्य है। देखिए गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय, देखिए मनोरंजन की बात करें तुरंत वो निगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन बी और सी हम लोग लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, बी और सी क्या है सत्य है। दोस्तों जब पॉजिटिव निगेटिव नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे तो आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व करने लग जाएंगे अपने आप खुद से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। तो ऑप्शन अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए,
पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित गणितीय समस्याएं, देखिए कलन विधि आ गया, पहले ही गलत हो गया। इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है। देखिए गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा, केवल जहां आ गया गलत हो जाएगा। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाविधि का उपयोग और अवरोध, देखिए मानक आ गया, ये भी गलत। सब दोस्तों पेडागोजी में ये जितना वर्ड्स है सब हम संपूर्ण पेडागोजी में ऐड किए हुए हैं। आसपास के विभिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि जितना विभिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों की सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करेंगे तो आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देश, कभी भी शिक्षक बच्चों को निर्देश नहीं दे सकता, जहां भी निर्देश दिखे तुरंत वो भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है, मतलब निगेटिव पूछा है इसमें। न्यूनतम देखिए, दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना नहीं होता है, तो निगेटिव का निगेटिव पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। ऑप्शन नंबर 1 है गणित की संकीर्ण उद्देश्य लक्ष्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उद्देश्य लक्ष्यों की। तो आप लोग ये बताइए, गणित के अन्य विषयों की या गणित के अनुप्रयोग की महत्वाकांक्षी, ये ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग लॉक कर देंगे, गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों को, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि महत्वाकांक्षी तात्पर्य से निम्नलिखित, यानी कि उच्च शिक्षा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे लॉक हो जाएगा, गणित के उच्च उद्देश्यों से। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मानचित्र के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनाता है, सही बात है। मानचित्र दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, मानचित्र समानुपाती सोच को बढ़ा देता है। मानचित्र में केवल अपने आसपास के, केवल जहां आ गया, मानचित्र में केवल आसपास का ही नहीं होता है, बहुत देश विदेश दुनिया जहां आप देख सकते हैं मानचित्र का। तो ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा। नहीं का नहीं पूछा है, निगेटिव का निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक आ गया बहुत ही शानदार, इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तुलनात्मक जमा। देखिए जब x के पास y के कंपैरिजन में कोई वस्तु ज्यादा हो, यही कंपैरिजन क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। जब ज्यादा हो, x के पास y के से ज्यादा हो, ज्यादा की बात करेगा तुलनात्मक जमा, और ये घटा की बात करेगा, कमा की बात करेगा, कम बात करेगा तुलनात्मक घटा। यानी कि जब x के पास y के कंपैरिजन में कोई वस्तु कम हो, यही कंपैरिजन होता है, तुलनात्मक घटा होता है। तो देखिए दोस्तों फिर से बता रहे हैं, अगर ज्यादा की बात करेगा तुलनात्मक जमा, कम की बात करेगा तुलनात्मक घटा। देखिए व्यक्लित जमा, जब x के पास y से कितना ज्यादा है तो व्यक्लित जमा, कितना कम है तो व्यक्लित घटा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ज्यादा की बात करेगा तो आप लोग तुलनात्मक जमा के पास जाएंगे, कम की बात करेगा तुलनात्मक घटा, और जब कितना ज्यादा तो व्यक्लित जमा, कितना कम व्यक्लित घटा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, यानी कि 2 अधिक है तो मनीष के पास कितना है। देखिए 2 अधिक है यानी कि ज्यादा है, तो कितना के पास जाएंगे, तुलनात्मक जमा के पास जाएंगे, और यही पूछ देता कि कितना अधिक है तो व्यक्लित जमा के पास जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लॉक हो जाएगा, तुलनात्मक जमा।
देखिए प्लस भाग गुणे भाग प्लस घटाव गुणा भाग फ्रैक्शन सिखाने के तरीके ये देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है? विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों पर इबारती सवाल शब्द समस्या रखना, 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों को चार्ट को दिखाना, संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित करना। देखिए ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा, भर भर के पॉजिटिव पूछा। देखिए कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय वृत्ताकार कटआउट के साथ करना, तो ऑप्शन नंबर ये 4 लाख हो जाएगा। एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। देखिए 35 हुआ और ये 23 हुआ, इसको जोड़ कर दे 5 या 15 को 5 एक हासिल, 3 दूना 6 एक 7 ऐसे कर दिया। यानी कि 35 23 को गुणा करना था, तो ये क्या कर दिया, ये गुणा किया लेकिन एक विधि से। तो ये क्या है, विद्यार्थियों द्वारा त्रुटि का अति प्रायिक कारण क्या हो सकता है? विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः असमर्थ, कभी भी बच्चों को असमर्थ नहीं मानेंगे, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित, बिल्कुल सत्य। क्या किया, योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। कलन विधि क्या कहता है, कलन विधि एक तरीके से हल करना, वही तो ऑप्शन नंबर 2 को लाख कर देंगे। देखिए सांप और सीढ़ी का खेल, सांप और सीढ़ी का खेल दोस्तों क्या बतलाता है, जैसे कि सांप और सीढ़ी जब खेलते हैं बच्चे, सांप और सीढ़ी जब खेलते हैं, आप देखें लूडो छक्का में सांप और सीढ़ी होता है, तो उसमें नंबर्स की पहचान होती है। 1 से 6 तक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें लड़के खेलते हैं, 5 आया 6 आया, तो इसमें किसकी पहचान होती है, तो नंबर्स की। तो वही है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं के विकसित करने के लिए जो संबंधित है इससे, मापन से, संख्याओं से, आकृतिक ज्यामिति से। तो ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करेंगे, संख्याओं से, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 6 तक उसमें होता है एक छक्के पे, तो 6 तक होता है, तो उसमें संख्याओं से संबंधित बच्चे को सिखाया जाता है। गणितीय पहेलियों का उद्देश्य किसको बढ़ा देता है, ड्रिल एवं अभ्यास। देखिए ड्रिल एवं प्रैक्टिस की बात करेगा, निगेटिव हो जाएगा। गणित में रुचि, समस्या समाधान कौशल, देखिए गणित में रुचि सत्य है, समस्या समाधान कौशल के लिए पहेलियां बिल्कुल सत्य है। कलन विधि निगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी, तो बी सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो बी और सी लाख हो जाएगा। देखिए हम जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स लेकर आएंगे दोस्तों, उसमें ड्रिल प्रैक्टिस यानी ये भी रहेगा, कलन विधि ये भी है। संपूर्ण पेडागोजी में सिर्फ और पॉजिटिव निगेटिव को पहचान कर ऑप्शन चारों का चारों ऑप्शन मार देंगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। देखिए अंक, नंबर क्या है, यह एक नाम है जो सिंबल और नंबर को दर्शाता है। क्या, यह एक नाम है जो सिंबल यानी कि नंबर्स को दर्शाता है। देखिए हिंदू अरेबिक नंबर 0 1 2 3 4 5, ये क्या है, हिंदू अरेबिक नंबर है। इसमें प्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन देता है कि प्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट किसमें था, तो हिंदू अरेबिक नंबर्स में। रोमन अंक देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये रोमन अंक, इसमें प्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। याद रखिएगा कि प्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हिंदू अरेबिक नंबर्स में होता है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा है कि गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि देखिए बच्चों की जो भाषा होती है, गणित की भाषा बच्चों के, जितनी बच्चों की लेवल होती है उनके मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, ना कि लड़के 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं और उनकी भाषा 8th 9th की दे दें। और उनकी जो होती है वो दैनिक जीवन से यानी कि उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, ना कि काल्पनिक जीवन से। देखिए संख्या और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। संख्या एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है बिल्कुल सत्य है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं में प्रकट किया, बिल्कुल सत्य है, यानी कि ए बी दोनों सत्य हैं, यानी कि ए बी दोनों शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक कर देंगे। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, क्लास एकदम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए चलाई जाएगी। बहुत ही शानदार, हर एक सब्जेक्ट की मैराथन आएगी। आप लोग के लिए एकदम समझ के परे रहेगा, ना कि एकदम ना समझ में रहे। जितनी भी लाएंगे फैक्ट लाएंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लाएंगे। बिल्कुल एकदम तैयार रहिए, आप लोग एग्जाम में एकदम गर्दा मचा देंगे। देखिए, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। रोमन अंक स्थानीय का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए उन अंकों का उपयोग करके गुणा करना बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हिंदू अरबिक में क्या होता है, स्थानीय अंक प्लेस वैल्यू का मान निकाला जाता है, रोमन अंक में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर देंगे। देखिए, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? क्या गणन संख्या है? बिल्कुल है। क्रम सूचक संख्या है, एक श्रेणी में है, बिल्कुल सत्य है। अंकित संख्या, ये भी है। सौंदर्य परक संख्या, ये क्या है? संख्याओं का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे। निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? 35 की जगह 305 लिख दिया, तो यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे नहीं। बच्चों को कभी भी गलत नहीं बताएंगे, गलत हो जाएगा। श्यामपट पर सही उत्तर लिखकर बिल्कुल नहीं। उनको अपनी कॉपी में 10 बार ये पनिशमेंट देकर नहीं, है हम लोग के ज़माना में होता था, कभी भी बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। देखिए, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर, बिल्कुल सत्य है। अगर 35 की जगह 305 लिखा जाता है, तो उनके चित्र के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से बच्चों को मूर्त चीज़ें दिखाकर उनको क्या करते हैं, विनिमय नियम समझाकर यहाँ ऐसे होगा, वैसे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, लॉजिकल की तरफ जाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग को, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 लॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।